नमस्कार दोस्तों, मैं धीरेन्द्र आपका अपने वीडियो में स्वागत करता हूं। जैसा कि आप देख सकते हैं, आज हम क्लास 10th एनसीईआरटी हिस्ट्री का सेकंड चैप्टर डिस्कस करने जा रहे हैं, नेशनलिज्म इन इंडिया। तो दोस्तों, इसके पहले हमने क्या फर्स्ट चैप्टर में क्या देखा था? फर्स्ट चैप्टर में देखा द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप, यानी कि वहां पे हमने यूरोप कंटिनेंट के बारे में देखा। पूरे यूरोप कंटिनेंट में किस प्रकार से नेशनलिज्म का ग्रोथ होता है, किस प्रकार से लोगों के अंदर नेशनलिज्म की भावना का ग्रोथ होता है। ठीक है, यानी राष्ट्रीयता लोगों में किस प्रकार से आती है, फिर उसके बाद धीरे धीरे क्या होता है, वहाँ पे यूरोप में नेशन स्टेट बनते हैं। अब बारी आती है हमारी कंट्री की। हमारी कंट्री के बारे में जानेंगे कि हमारी कंट्री में किस प्रकार से नेशनलिज्म का ग्रोथ हुआ। तो दोस्तों, जैसा कि हमने देखा कि यूरोप में मॉडर्न नेशनलिज्म के आने से क्या हुआ, नए नए नेशन स्टेट बने। नए नए क्या बने, नए नए राष्ट्र या नए नए नेशन स्टेट बनते हैं। इसका यह भी मतलब था कि जो लोगों की अंडरस्टैंडिंग है वह चेंज हो जाती है, लोगों की जो समझ थी वह चेंज हो जाती है। जैसे कि उनकी अंडरस्टैंडिंग क्या है, जैसे कि हु दे वर, कि वे कौन हैं और उनकी आइडेंटिटी को क्या डिफाइन करता है और उनका सेंस ऑफ बिलोंगिंग क्या है। और दोस्तों, नए नए सिंबल्स को अडॉप्ट किया जाता है, आइकॉन्स को अडॉप्ट किया जाता है, नए सॉन्ग जो है कि बनाए जाते हैं, नए नए आइडियाज को अडॉप्ट किया जाता है। ठीक है, तो नए सिंबल्स, नए आइकॉन्स, नए सॉन्ग और नए आइडियाज को अडॉप्ट करने के बाद लोगों में एक नया लिंक जुड़ जाता है। ठीक है, लोग एक दूसरे से क्या होते हैं, जुड़ जाते हैं और उनकी जो बाउंड्रीज होती है, कम्युनिटीज की जो बाउंड्रीज होती है वो रीडिफाइन हो जाती है। ठीक है, आप यूं समझ लो कि अब जैसे कि एक कोई क्रिकेट मैच चल रहा है इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच। ठीक, तो देखते होगे कि जो इंडियंस हैं या जो ऑस्ट्रेलियंस हैं, किसी को भी ले लो, तो हम जैसे अपने आप को इंडियंस को लेते हैं, तो क्या होता है कि क्राउड में काफी सारे लोग होते हैं, सबसे ज्यादा लोग होते हैं। अब वे एक दूसरे को जानते भी नहीं है, एक दूसरे को बिल्कुल भी नहीं जानते, बट एक दूसरे से जुड़ जाते, एक लिंक बन जाता है उन लोगों में। किस किस चीज को लेकर, उस तिरंगे को लेकर। जो तिरंगा वो हाथ में लेते हैं, एक सिंबल्स मान लो, उसको लेकर उन लोगों में एक लगाव हो जाता है। हालांकि वो एक दूसरे को जानते नहीं, बट फिर भी एक कनेक्शन बन जाता है, एक लिंक बन जाता है, एक दूसरे से वे क्या होते हैं, जुड़ जाते हैं। ठीक है, और इसके बाद क्या हो दोस्तों, जैसे फ्रांस था, तो फ्रांस पहले एक में क्या था, राजशाही चल रही थी। ठीक है, तो राजशाही के टाइम में मान लो एक एम्पायर है या इसकी एडिशन दूसरा एम्पायर है, तो फ्रांस के राजा ने, मतलब जो एम्पायर था, उस राजा ने दूसरे एम्पायर पे जब हमला किया तो इसकी इतनी टेरिटरी, इतना जो एरिया था हथिया लिया, मतलब कब्जा कर लिया। अब इस राज्य की जो टेरिटरी थी, इस एम्पायर की जो टेरिटरी थी, क्या होती, बढ़ जाती है, इतना हो जाती है। ठीक है, बट जब फ्रांस नेशन स्टेट बन जाता है, यानी कि पहले क्या था, इसकी जो बाउंड्रीज थी वो डिफाइन नहीं थी। ठीक है, वो हमेशा चेंज होती रहती थी। बट जब फ्रांस एक टेरिटरी बन, एक नेशन स्टेट बन जाता है दोस्तों, एक राष्ट्र बन जाता है, तो उसके बाद क्या होता है कि इसकी जो टेरिटरी थी उसको डिफाइन कर दिया जाता है कि यह जो टेरिटरी है फ्रांस है। और दोस्तों, मोस्ट ऑफ द कंट्रीज में, यानी कि ज्यादातर देशों में, जो नया नेशनल आइडेंटिटी बना उसको बनने में काफी टाइम लगा। नया नेशनल आइडेंटिटी को, यानी नई नेशनल पहचान को बनने में काफी टाइम लगा, एक लॉन्ग प्रोसेस था। आखिर में यह जो कॉन्शियसनेस था दोस्तों, वह इंडिया में किस प्रकार से इमर्ज हुआ, यानी हमारी इंडिया में यह जो नया नेशनल आइडेंटिटी था, यह किस प्रकार से इमर्ज हुआ। ठीक है, तो दोस्तों, इंडिया में भी काफी सारी कॉलोनीज के जैसा जो मॉडर्न नेशनलिज्म का ग्रोथ है, वह किससे कनेक्टेड है, वह इंटीमेटली कनेक्टेड है एंटी कॉलोनियल मूवमेंट से। यानी कि अंग्रेजों का जो विरोध कर रहे थे, जो अंग्रेजों कॉलोनियल गवर्नमेंट को लेकर जो आंदोलन चल रहा था। ठीक है, और दोस्तों, जो आंदोलन चल रहा था, जो स्ट्रगल चल रहा था ना, उसमें लोगों को एक चीज मिला, लोगों ने एक चीज को पहचाना। वह क्या था, वह था यूनिटी। ठीक है, लोगों ने एकता को पहचाना। जब वह कॉलोनियलिज्म के खिलाफ, कॉलोनी या आप बोल सकते हो अंग्रेजों के खिलाफ जब वे स्ट्रगल कर रहे थे, उसमें उन्होंने किसको पहचाना, यूनिटी को पहचाना। ठीक है, the sense of being oppressed under colonialism provided a shared bond that tied many different groups together। तो दोस्तों, हुआ क्या कि कॉलोनियलिज्म के अंडर में, यानी अंग्रेजों का जब शासन था, लोग डिफरेंट सेक्शन के लोग थे, डिफरेंट सोसाइटी के लोग थे, डिफरेंट ग्रुप से बिलोंग करते थे। तो लोगों का जो सेंस था बीइंग ऑप्रेस्ड का, यानी कि लोग, उनका दमन किया जा रहा था, उनका जो कष्ट था ना, उस कष्ट की वजह से लोग एक दूसरे से एक बॉन्ड में बन जाते हैं। अब आप इसको यूं समझो, जैसे बोला जाता है ना कि हमारे दुश्मन का जो दुश्मन होता है वो हमारा दोस्त हुआ, हमारे दुश्मन का जो दुश्मन होता है वो हमारा क्या हुआ, हमारा दोस्त हो गया। तो आप यूं समझो कि अब यहाँ पे कुछ सोसाइटी के लोग, यानी कुछ ग्रुप के लोग यहाँ पे विरोध कर रहे हैं, कुछ यहाँ पे विरोध कर रहे हैं, कुछ यहाँ पे विरोध कर रहे हैं। सारे लोग किसका विरोध कर रहे हैं, कॉलोनियल गवर्नमेंट का। कॉलोनियल गवर्नमेंट का लोग विरोध कर रहे हैं। ये लोग एक दूसरे को जानते भी नहीं है, एक दूसरे से इनका कोई कनेक्शन नहीं है। बट होता क्या है कि लोग जो है इनके शासन से परेशान हो चुके थे, इनका कष्ट इतना ज्यादा था कि ये लोग जो है एक एक बॉन्ड में बदल जाते हैं, एक दूसरे से जुड़ जाते हैं। ठीक है, यानी कि सोसाइटी के डिफरेंट ग्रुप के जो लोग थे, डिफरेंट समुदाय के जो लोग थे, वह
इस कष्ट से कॉलोनियलिज्म से जो कॉलोनियलिज्म के अंडर में यानी कि अंग्रेजों के शासन में जो उनको कष्ट मिल रहा था, जो उनको दुख झेलना पड़ रहा था, उस वजह से एक दूसरे से क्या होता है, एक बॉन्ड में बच जाते हैं। ठीक है, बट ईच क्लास एंड ग्रुप फेल्ट द इफेक्ट ऑफ कॉलोनियलिज्म डिफरेंटली। बट दोस्तों ऐसा नहीं था कि सोसाइटी के जितने सारे सेक्शन के लोग, जो सारे सेक्शन के जो लोग थे, उन पर कॉलोनियलिज्म का जो इफेक्ट था वो सेम था, यानी कि अंग्रेजों का शासन का जो असर था वह सेम था, ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। डिफरेंट क्लास और डिफरेंट जो ग्रुप्स थे उन पे इसका इफेक्ट जो डिफरेंट था, इनके उनके जो एक्सपीरियंसेस थे वो भी वेरी करते थे, और जो उनका नोशन ऑफ फ्रीडम था ना, वो भी चेंज मतलब डिफरेंट था, ऐसा नहीं कि वो हमेशा सेम था। नोशन ऑफ फ्रीडम का मतलब कि आज़ादी, उनके लिए आज़ादी का क्या मतलब, तभी हम आगे देखेंगे कि डिफरेंट सेक्शन ने दिया, डिफरेंट लोगों ने आज़ादी को किस रूप में लिया, यानी कि फ्रीडम को लेकर उनका नोशन क्या था वह बिल्कुल वेरी करता था। ठीक है, तो दोस्तों हुआ क्या कि कांग्रेस पार्टी ने महात्मा गांधी जी के नेतृत्व में, महात्मा गांधी जी के लीडरशिप में, ये जो समाज के सोसाइटी के डिफरेंट ग्रुप थे, इन डिफरेंट ग्रुप्स को एक एक करके जो है कि आंदोलन छेड़ा। ठीक है, यानी कि जो कांग्रेस पार्टी थी उसने महात्मा गांधी जी के नेतृत्व में इन जो सोसाइटी के सारे ग्रुप्स के लोग थे उनको एक करके आंदोलन छेड़ा। बट दोस्तों जैसा कि हम जानते हैं, जो यूनिटी होती है बिना कॉन्फ्लिक्ट की इमर्ज नहीं होती है। ठीक है, मतलब यूनिटी में भी हमेशा कॉन्फ्लिक्ट आता है। तो दोस्तों अर्लियर टेक्स्ट बुक में हमने क्या पढ़ा, इसके पहले हमने पढ़ा था जो नेशनलिज्म का ग्रोथ था इंडिया में कब तक, फर्स्ट डिकेड ऑफ द 20th सेंचुरी तक। ठीक है, यानी कि 20th सेंचुरी के फर्स्ट डिकेड तक हमने पूरी स्टोरी पढ़ ली। तो इस चैप्टर में हम स्टोरी कहाँ से पिकअप करेंगे दोस्तों, इस चैप्टर में हम स्टोरी पिकअप करेंगे 1920 से। ठीक है, और हम नॉन कॉपरेशन और सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट के बारे में पढ़ेंगे। नॉन कॉपरेशन का मतलब कॉपरेट ना करना, सहयोग ना करना, आप हिंदी में बोलते हैं असहयोग। और सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट का मतलब सविनय अवज्ञा आंदोलन, हिंदी में इसको सविनय अवज्ञा आंदोलन बोलते हैं। और नॉन कॉपरेशन मूवमेंट का मतलब असहयोग आंदोलन। ठीक है, और दोस्तों हम यह भी एक्सप्लोर करेंगे, यह भी फाइंड आउट करेंगे क्या, कि हाउ द कांग्रेस सॉट टू डेवलप द नेशनल मूवमेंट। जो नेशनल मूवमेंट था, जो नेशनल आंदोलन था, कांग्रेस ने उसको किस प्रकार से डेवलप करने के प्रयास किए, और किस प्रकार से डिफरेंट सोशल ग्रुप्स ने, यानी सोसाइटी के डिफरेंट ग्रुप से लोग बिलोंग कर रहे थे, तो उस डिफरेंट सोशल ग्रुप्स के लोग किस प्रकार से इस मूवमेंट में, इस आंदोलन में पार्टिसिपेट करते हैं। और हम यह भी देखेंगे कि हाउ नेशनलिज्म कैप्चर द इमेजिनेशन ऑफ पीपल, यानी कि इसका कहने का मतलब है कि हम यह भी देखेंगे कि जो नेशनलिज्म की भावना थी, यानी जो नेशनलिज्म था, उस नेशनलिज्म को में क्या देखकर लोग जो है कि इस आंदोलन में हिस्सा लेते हैं, इस आंदोलन में पार्टिसिपेट करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे जैसे हम देख सकते हैं 6 अप्रैल 1919 मास प्रोसेशंस ऑन द स्ट्रीट बिकम अ कॉमन फीचर ड्यूरिंग द नेशनल मूवमेंट। तो जब नेशनल मूवमेंट चल रहा था, यानी जब राष्ट्रीय आंदोलन चल रहे थे ना, उस टाइम मास जो प्रोसेशन था गलियों में, मतलब रोड पे लोग जो जुलूस निकालते थे, वो सिंपल सा हो गया था। ठीक है, अब सेक्शन 1 है द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, खिलाफत एंड नॉन कॉपरेशन। तो इसमें हम क्या पढ़ेंगे, सेक्शन 1 में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बारे में थोड़ा पढ़ेंगे, खिलाफत के बारे में और नॉन कॉपरेशन के बारे में। ठीक है, तो दोस्तों 1919 के बाद की ईयर्स में क्या हुआ, 1919 के बाद के ईयर्स में हमने देखा कि जो नेशनल आंदोलन था, जो नेशनल मूवमेंट था, वह नए नए एरियाज में फैलने लगता है। ठीक है, यानी कि राष्ट्रीय जो आंदोलन था वह नए नए एरियाज में फैलने लगता है, और उसमें नए नए सोशल ग्रुप्स जो इनकॉर्पोरेट होते हैं। इनकॉर्पोरेट का मतलब शामिल होना, नए नए सोशल ग्रुप उसमें शामिल होते हैं, और नया नया स्ट्रगल का मोड जो है डेवलप हो रहा था। मोड का मतलब तरीका, स्ट्रगल करने का तरीका जो है, नए नए स्ट्रगल करने के तरीके जो है डेवलप हो रहे थे। अभी तरीकों के बारे में हम जानेंगे। ठीक है, आखिर में ये जो डेवलपमेंट थे दोस्तों, ये जो चेंजेस थे, इसको हम किस प्रकार से समझते हैं और इसका इम्प्लीकेशन क्या रहा। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल दोस्तों, जो वॉर था ना, उस वॉर की वजह से एक नया इकोनॉमिक और पॉलिटिकल सिचुएशन क्रिएट हो जाता है। कौन सी वॉर की बात हो रही है यहाँ पे, दोस्तों बात हो रही फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की, यानी पहला जो विश्व युद्ध चल रहा था, उस विश्व युद्ध की वजह से एक नया इकोनॉमिक और पॉलिटिकल सिचुएशन क्रिएट हो जाता है। ठीक है, इससे क्या होता है, वर्ल्ड वॉर की वजह से क्या होता है, जो डिफेंस एक्सपेंडिचर था, जो खर्चा था डिफेंस का, वो काफी इंक्रीज हो जाता है, काफी ज्यादा बढ़ जाता है। अब जब खर्चा ज्यादा बढ़ेगा, सीधी सी बात है, पैसे ज्यादा लगेंगे। अब उसको कहाँ से, अब जैसे खर्चे क्यों बढ़े, अब देखो जब वार चलता है, गोलियां चलती है, बारूद चलते हैं, लोग मतलब हर चीजें
आर्मीज के लिए हर चीजें सप्लाई की जा रही थी। अब सीधी सी बात है, गोलियां ज्यादा, बंदूकें ज्यादा चाहिए, लोग ज्यादा चाहिए, इससे क्या होता है, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल सिचुएशन क्रिएट हो जाता है। और जब डिफेंस एक्सपेंडिचर बढ़ जाता है तो इसको किस प्रकार से फाइनेंस किया गया, ठीक है, यानी जब खर्चा बढ़ता है, अब उस खर्चे को तो फाइनेंस करना था, तो जो ब्रिटिश इंडियन गवर्नमेंट थी वह वॉर लोन लेती है, युद्ध के लिए क्या लेती है, लोन लेती है और टैक्सेस बढ़ा देती है। समझना इस चीज को, यानी कि एक साइड डिफेंस एक्सपेंडिचर बढ़ गया, उस डिफेंस एक्सपेंडिचर को, यानी जो पैसे उसमें लगेंगे, जो खर्चा बढ़ता है उसको पूरा करने के लिए जो ब्रिटिश इंडियन गवर्नमेंट थी उसने वॉर लोन्स लिए और टैक्सेस इंक्रीज कर दिए, और कस्टम ड्यूटीज को भी रेज कर दिया गया, यानी कि जो ट्रेड होता था उसमें कस्टम जो चार्जेस देने पड़ते तो उसको बढ़ा दिया गया, कस्टम ड्यूटीज को बढ़ा दिया गया। और दोस्तों एक चीज और किया गया, ब्रिटिश इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा इनकम टैक्स को इंट्रोड्यूस कर दिया गया। इसके पहले इनकम टैक्स नहीं था, बट इनकम टैक्स को इंट्रोड्यूस कर दिया गया, ठीक है। और दोस्तों जब वॉर चल रहा था ना, जब लड़ाई चल रही थी, उस टाइम जो है कि जो चीजों की कीमतें थी, जो चीजों की प्राइसेस थी, काफी तेजी से बढ़ रही थी। अब जैसे 1913 से 1918 के बीच में चीजों का जो दाम होता है ना, वह डबल हो जाता है। यानी मान लो किसी चीज का दाम 10 रुपए था, वह सीधे कितना हो जाता है, 20 रुपए हो जाता है। अब सीधी सी बात, महंगाई जो है बाई 2 हो गई, दुगुना बढ़ जाती है। उससे क्या होता है, एक्सट्रीम हार्डशिप हो जाता है कॉमन लोगों के लिए, यानी जो आम जनता थी, जो कॉमन लोग थे, उनकी जो मुश्किलें थी काफी ज्यादा बढ़ जाती है। और इसके बाद ब्रिटिश गवर्नमेंट ने क्या किया, यहाँ पे उन्होंने गांव से फोर्स्ड रिक्रूटमेंट कराया। फोर्स रिक्रूटमेंट का मतलब कि एक ऐसा प्रोसेस बाय विच द कॉलोनियल स्टेट फोर्स पीपल टू जॉइन द आर्मी। यानी फोर्स रिक्रूटमेंट में क्या होता था दोस्तों, जबरन आर्मी में भर्ती कराया जाता था। अब कोई भेजना नहीं चाहता था। अब वर्ल्ड वार कहाँ पे चला, अपने देश से बाहर उधर चल रहा है, तो वहां पे कोई भेजना ही नहीं चाहता था। अब अंग्रेज भेजते थे, अब एक बार जो चला गया दोस्तों वो आता ही नहीं था। एक बार जो चला गया, रेयर केस में आ पाता था, नॉर्मली वो आता ही नहीं था, वहीं पे मार दिया जाता था, वहीं पे खत्म हो जाता था। तो लोग नहीं चाहते थे उनका बेटा या उनका भाई कोई भी लड़ाई लड़ने जाए इन गोरों चुट्टों के लिए, ठीक है। तो फोर्स एक क्या करते हैं, फोर्स रिक्रूटमेंट, जबरन भर्ती कराते हैं, कहाँ पे, आर्मीज में। तो गांव के लोग जो थे, जब उनके बेटों को, उनके भाइयों को जबरदस्ती फोर्स में रिक्रूट किया जाने लगा, फोर्स में भर्ती किया जाने लगा रूरल एरियाज के, तो क्या हुआ, उनके अंदर एक वाइड एंगर हो जाता है, लोगों में गुस्सा एकदम कूट कूट कर भर जाता है, यानी लोग क्रोधित हो जाते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद क्या होता है दोस्तों, 1918 से 1919 के बीच में और 1920 से 1921 के बीच में इंडिया के काफी सारे हिस्सों में क्रॉप्स जो है फेल हो जाती है, क्रॉप फेलियर हो जाता है, यानी कि जो फसल होती है वह बर्बाद हो जाती है। इससे क्या होता है, एक्यूट शॉर्टेज हो जाता है फूड का, यानी कि खाने की कमी पड़ जाती है, ठीक है। और इसी के साथ साथ और क्या होता है, इन्फ्लुएंजा एपिडेमिक आ जाता है, यानी इन्फ्लुएंजा महामारी आ जाती है। अब देखो, एक जगह तो खाने की कमी पड़ गई, यानी फसल बर्बाद हुई तो खाने की कमी पड़ गई। अब दूसरी जगह इन्फ्लुएंजा एपिडेमिक आ जाता है, महामारी फैल जाती है। तो दोस्तों 1921 का जो सेंसस हुआ था, यानी सेंसस का मतलब जो जनगणना होता है, जो जनसंख्या की गिनती की जाती है, यानी जनगणना, ठीक है। तो 1921 के सेंसस के अकॉर्डिंग 12 से 13 मिलियन लोगों की मृत्यु हो जाती है, किसकी वजह से, फैमिन की वजह से और एपिडेमिक की वजह से, यानी इस इन्फ्लुएंजा महामारी की वजह से और अकाल पड़ने की वजह से, भूखमरी से 12 से 13 मिलियन इंडियंस की मृत्यु हो जाती है, यानी 1 करोड़ 20 लाख से 1 करोड़ 30 लाख के बीच में लोग मारे जाते हैं दोस्तों। और लोगों की इसमें भी लोग क्या सोचते हैं कि ये जो हार्डशिप है, जो उनकी मुश्किलें हैं, वह खत्म हो जाएंगी जैसे ही वॉर खत्म होगा, यानी वॉर जो विश्व युद्ध चल रहा था, विश्व युद्ध जब खत्म हो जाएगा तो लोगों की जो मुश्किलें हैं वे क्या हो जाएंगी, द एंड हो जाएंगी, खत्म हो जाएंगी। बट ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। और इसी स्टेज पे दोस्तों, जब वर्ल्ड वॉर चल रहा था और जब फसलें बर्बाद हो जाती हैं 2 बार, चीजों की कीमतें भागने लगती हैं, ठीक है, लोगों को, कॉमन लोगों को ज्यादा से ज्यादा जो है प्रॉब्लम का सामना करना पड़ रहा था, और उसी में इन्फ्लुएंजा एपिडेमिक आ जाता है। तो इसी स्टेज पे दोस्तों एक नए लीडर अपीयर होते हैं और वे स्ट्रगल के एक नए मोड को सजेस्ट करते हैं। यानी कि अब ऐसा नहीं था कि 1900, अभी हम देखेंगे कि गांधी जी के आने के बाद ही लोग स्ट्रगल स्टार्ट किए, नहीं, उसके पहले जैसे 1857 का हमने देखा जो विद्रोह हुआ था, वो भी एक टाइप का स्ट्रगल ही था ना, ब्रिटिश गवर्नमेंट के अगेंस्ट में स्ट्रगल ही था, लोग स्ट्रगल कर रहे थे। बट यहाँ पे गांधी जी सजेस्ट करते हैं स्ट्रगल के एक नए तरीके को। तो दोस्तों जो स्ट्रगल का यह नया तरीका था वह था दी आइडिया ऑफ सत्याग्रह। तो महात्मा गांधी जी इंडिया में जनवरी 1915 में आते हैं, ठीक है। 1915 में, जनवरी 1915 में गांधी जी कहाँ से आते हैं इंडिया में, इंडिया में आते हैं साउथ अफ्रीका से। और जैसा कि हम जानते हैं, साउथ अफ्रीका में गांधी जी जो वहाँ की रेसिस्ट
रेजिम थी, यानी कि जो नस्लभेदी सरकार थी, उसके खिलाफ जो है एक मास एजिटेशन का एक नया मेथड यूज करके वहां की जो सरकार थी उसके खिलाफ लड़ाई लड़ा। मास एजिटेशन का मतलब होता है जन आंदोलन, ठीक है। जन आंदोलन का एक नॉवेल मेथड यूज करके, एक नया तरीका यूज करके वहां की जो रेसिस्ट रेजिम थी या नस्लभेदी सरकार थी उसके खिलाफ उन्होंने मोर्चा लिया। तो वो जिसको गांधी जी क्या बोलते थे, सत्याग्रह बोलते थे। तो दोस्तों साउथ अफ्रीका में क्या होता था ना, वहाँ की जो सरकार थी गोरों की थी, यानी रेसिस्ट रीजन थी। वे लोग क्या करते थे, जो अच्छी सुविधाएं थी, जो फैसिलिटीज होती थी, ज्यादातर अच्छी फैसिलिटीज गोरों को दिया जाता था और जो काले लोग होते थे उनको नहीं दिया जाता था, ठीक है। गोरे लोगों का बस अलग होता था, उनका स्कूल अलग होता था, उनको वोट देने का अधिकार था। बट जो ब्लैक लोग थे, जो अफ्रीकन थे, उनको वोट देने का अधिकार नहीं था, ठीक है। और इसके अलावा जो उनका एम्बुलेंस सर्विसेज थे वो भी डिफरेंट थे। जो अच्छी खासी मतलब जो एम्बुलेंस वे एम्बुलेंस जिसमें हर सुविधा होती थी वह गोरों के लिए होती थी, और जो कालों के लिए होती थी कबाड़ी होती थी, मतलब कोई भी सुविधा नहीं होती थी। और जो फर्टाइल लैंड होती थी, अच्छी लैंड होती थी, वह वहाँ पे गोरे लोग रहते थे। और जो एकदम मतलब वैल्यूएबल लैंड नहीं थी, वो लैंड किसको दिया जाता है, कालों को दिया जाता है, जो ब्लैक लोग अफ्रीकन लोग होते थे। यानी कि रेसिस्ट रेजिम वहाँ पे थी, नस्ल के हिसाब से वो लोग जो है कि सरकार चला रहे थे वहाँ पे, नस्लभेदी सरकार या रेसिस्ट रेजिम, ठीक है। तो दोस्तों जो आइडिया ऑफ सत्याग्रह है, यानी सत्याग्रह का जो विचार है वह किसको एम्फेसाइज करता है, वह पावर ऑफ ट्रुथ को और द नीड टू सर्च फॉर ट्रुथ। यानी कि सत्याग्रह हमने जान लिया कि जो नया मेथड है वह है आइडिया ऑफ सत्याग्रह। फिर यह आइडिया ऑफ सत्याग्रह है क्या, जो आइडिया ऑफ सत्याग्रह है वह सच्चाई की पावर पे और सच्चाई को सर्च करने की, सच्चाई को खोजने की जरूरत पे क्या करता है, एम्फेसाइज करता है, जोर देता है, ठीक है। आप यूं बोल सकते हो, आइडिया ऑफ सत्याग्रह बोलता है कि अगर आपका जो काज है वह ट्रू है, वह सही है, काज यानी कि कारण या आपका उद्देश्य सही है, और आप जो है इनजस्टिस के अगेंस्ट में स्ट्रगल कर रहे हो, या आप अन्याय के अगेंस्ट में स्ट्रगल कर रहे हो, तो आपको जो ऑपरेशन है उससे लड़ने के लिए फिजिकल फोर्स की जरूरत नहीं है। फिर से समझना इस चीज को, जो आइडिया ऑफ सत्याग्रह है वह बोलता है कि अगर आपका उद्देश्य सही है और आप अन्याय के खिलाफ स्ट्रगल कर रहे हो, तो यहाँ पे आपका जो ऑपरेसर है, जो आपका दमन कर रहा है, उसके खिलाफ लड़ने के लिए कोई फिजिकल फोर्स की जरूरत नहीं है, ठीक है। विदाउट सीकिंग वेजेंस, वेजेंस का मतलब होता है प्रतिशोध या बदला लेना। तो बदले की भावना के बिना और अग्रेसिव हुए बिना भी एक जो सत्याग्रही है वह बैटल को जीत सकता है, किसके थ्रू, नॉन वायलेंस के थ्रू। नॉन वायलेंस का मतलब अहिंसा, ठीक है। तो आइडिया ऑफ सत्याग्रह के अकॉर्डिंग बिना प्रतिशोध की भावना रखे, यानी कि बिना बदला लिए, बिना एग्रेसिव हुए, एक सत्याग्रही जो है नॉन वायलेंस के थ्रू बैटल को जीत सकता है, ठीक है। अब बात आती है वो किस प्रकार से जीतेगा बैटल को। दिस कुड बी डन बाय अपीलिंग टू द कॉन्शियस ऑफ द ऑपरेशन। जो ऑपरेशन है आपका, जो आपका दमन कर रहा है, उसकी जो अंतरात्मा होती है ना, जैसे कि अभी हम कोई काम करते हैं दोस्तों, क्या होता है अगर कोई हम बुरा काम कर रहे हैं तो हमारा मन बोलता है ठीक है करो, बट एक अंतरात्मा होती है वह क्या बोलती है, नहीं यह काम गलत है, या यह बात झूठी है इसको मत करो, या यह चीज गलत है इसको मत करो, वो हमारी अंतरात्मा बोलती है, ठीक है। तो यहाँ पे आइडिया ऑफ सत्याग्रह जो था, गांधी जी बोलते हैं कि यह कैसे किया जाना चाहिए, यह जो ऑपरेशन है उसका जो कॉन्शियंस है, उसका यानी कि जो अंतरात्मा है उसको क्या करो, एकदम जगा दो, सोई हुई अंतरात्मा को जगा दो। और दोस्तों जो आइडिया ऑफ सत्याग्रह था वह एक और बात की तरफ जोर देता था, वह क्या, वह यह कि चाहे ऑपरेशन हो चाहे कोई भी हो, उसको वायलेंस का यूज करके सच्चाई को जबरदस्ती जो है या फोर्सफुली एक्सेप्ट कराने के बजाय वह सच्चाई को दिखाकर उसको अपने मन से स्वीकार करने पर, एक्सेप्ट करने पर जोर देता था। यानी कहने का क्या मतलब है, यहाँ पे सत्याग्रही का विचार और सत्याग्रही का बात हो रहा है, यानी ऐसे लोग जो सत्याग्रह का आइडिया को फॉलो करते हैं, ठीक है, यानी यहाँ पे सत्याग्रही हैं, ठीक है, ये सत्याग्रही हैं। और इनका जो स्ट्रगल चल रहा है वह ऑपरेशन से चल रहा है। यहाँ पे बोलता है चाहे वह ऑपरेशन हो चाहे कोई भी एक इंसान हो, कोई भी हो, ऑपरेशन हो या चाहे कोई भी हो, तो यहाँ पे सत्याग्रही को बोल रहा है, सत्याग्रही का काम है, इसका फर्ज है कि इन लोगों को, ये जो ऑपरेशन है या कोई भी इंसान है, कोई भी लोग हैं, इनको आपको क्या करना है, वायलेंस का यूज करके इनको सच्चाई को, मान लो कि बोलते हैं कि आप जानते हो कि सच्चाई कुछ और है, सच्चाई कुछ और है, सत्याग्रही जानते हैं, बट जो सत्याग्रह का विचार है वह बोलता है कि आपको इस सच्चाई को जबरन इनको नहीं एक्सेप्ट कराना है, मतलब वायलेंस का यूज करके, इनको मार कर, इनको डरा कर इस सच्चाई को नहीं एक्सेप्ट कराना है। आपको इन लोगों को, इनकी अंतरात्मा को जगा देना, इनको दिखाओ कि सच्चाई यह है, उसके बाद उनको सहज भाव से अपने मन से आपको क्या करना है, एक्सेप्ट कराना है, ठीक है। यानी कि यहाँ पे गांधी जी बोलते थे कि आप यूं समझ सकते हो, गांधी जी बोलते थे नॉन वायलेंस
आपको फॉलो करना, मतलब वायलेंस का यूज बिल्कुल भी नहीं करना, हिंसा बिल्कुल भी नहीं करनी है। जो अंग्रेज हैं उनको दिखाओ, उनको सच्चाई से अवगत कराओ, उनकी जो अंतरात्मा जो सो रही है उसको जगाओ। ऐसा तो लगता है उनमें अंतरात्मा थी ही नहीं, बट उनका कहने का मतलब है वायलेंस नहीं यूज करना है, ठीक है। और इस स्ट्रगल में जो सत्याग्रह का आइडिया बोलता है, इस स्ट्रगल में बोलता है कि जो जीत होती है अल्टीमेटली किसकी होती है, वह जीत अल्टीमेटली ट्रुथ की होती है, यानी कि सच्चाई की, सत्य की जीत होती है, ठीक है। और दोस्तों जो महात्मा गांधी जी थे, उनका मानना था, वो उनको जो एक उनका विश्वास था कि जो नॉन वायलेंस का धर्म है, यह सारे इंडियंस को यूनाइट कर सकता है, सारे इंडियंस को यह क्या कर सकता है, यूनाइट कर सकता है, एक कर सकता है। तो जब गांधी जी दोस्तों इंडिया में आते हैं ना, तो वे काफी सारे प्लेसेस पे जाते हैं और सत्याग्रह आंदोलन ऑर्गेनाइज करते हैं, सक्सेसफुली ऑर्गेनाइज सत्याग्रह, ठीक है, सक्सेसफुली उनको सफलता भी मिलती है। अब जैसे कि 1917 में आपको याद होगा, 1917 में इन्हें किसी ने इनवाइट किया था कि आप बिहार में चंपारण में आओ और यहाँ के पीजेंट्स को की स्थिति देखो। तो 1917 में दोस्तों ये जाते हैं कहाँ पे, बिहार में चंपारण जाते हैं। चंपारण जाके वहाँ के जो पीजेंट्स थे, उनका जो स्ट्रगल था ऑपरेसिव प्लांटेशन सिस्टम के अगेंस्ट में, वहाँ के लोगों को क्या करते हैं, इंस्पायर करते हैं। तो प्लांटेशन सिस्टम में क्या होता है दोस्तों ना, अब जैसे कि पहले क्या होता, जो खेत होता था, जो खेत का जो मालिक होता है यानी जो किसान होता था, वो अपनी मन मर्जी जो भी उसको खेती करनी होती थी, जो भी क्रॉप उसको ग्रो करनी होती थी, सीजन वाइज वह ग्रो करता था। बट जब वहां पे प्लांटेशन सिस्टम आ गया, अंग्रेजों ने जो प्लांटर्स आए, प्लांटर्स क्या करते थे ना, और प्लांटिंग में क्या होता है, सारी फसलें काट दी जाती हैं, ठीक है, और एक लाइन में क्या कर, एक ही फसल को लाइन लाइन ऐसे लगा दिया जाता है, इसको प्लांटेशन सिस्टम बोलते हैं। तो जो वहां पे इंडिगो की खेती होती थी, किसकी, इंडिगो की खेती, इंडिगो के प्लांटर्स थे। तो वहां पे इंडिगो के प्लांटर्स क्या करते थे, इनका बहुत ज्यादा शोषण करते थे। कैसे, इन ये जो वहाँ के जो किसान थे दोस्तों, चंपारण के जो किसान थे, बिहार में चंपारण के जो किसान थे, वो अपने मन से फसल नहीं ग्रो कर पाते थे, यानी कि उनको केवल और केवल किसकी खेती करनी होती थी, इंडिगो की ही खेती करनी होती थी, यानी कि नील की ही खेती करनी पड़ती थी। चलो ठीक है, एक बार हम मान लेते हैं, मान लो कैश क्रॉप है, इंडिगो क्या थी, कैश क्रॉप, ठीक है, यानी कि बेचकर तुरंत पैसा मिलता है। तो अगर अच्छा खासा पैसा देते तो किसान ये भी सोचते चलो ठीक है, पैसे तो मिल जा रहे हैं, हम अनाज अब खरीद सकते हैं। बट ये इतने बड़े चुट्टे थे, ये क्या करते थे, छोटी दामों में, मतलब बहुत ही सस्ते में इंडिगो उनसे खरीद लेते थे। तो गांधी जी जाते हैं वहां पे भी आंदोलन करते हैं। उसके बाद जो है कि 1917 में, फिर मतलब 1917 में ही गांधी जी गुजरात के खेड़ा डिस्ट्रिक्ट में जाते हैं, वहां के जो पीजेंट्स हैं उनको, उनका भी साथ देते हैं सत्याग्रह को ऑर्गेनाइज करने में, ठीक है। अब बात आती है खेड़ा डिस्ट्रिक्ट में क्या हुआ था किसानों के साथ। तो दोस्तों वहां पे क्रॉप फेलियर हो गया था, यानी कि फसल बर्बाद हो जाती है, और प्लेग एपिडेमिक आ जाती, प्लेग महामारी आ जाती है, और जो खेड़ा के पीजेंट्स थे वे रेवेन्यू नहीं पे कर पा रहे थे। इस वजह से उनका डिमांड क्या था, जो रेवेन्यू है उसको रिलैक्स कर दिया, जो रेवेन्यू कलेक्शन को रिलैक्स कर दिया जाए, यानी उसमें ढील दी जाए। ढील दी जाए क्या मतलब, कि थोड़ा कम कर दिया जाए, ठीक है। और उसके बाद 1918 में दोस्तों महात्मा गांधी जी जाते हैं गुजरात अहमदाबाद में, वहां पे वे एक सत्याग्रह जो ऑर्गेनाइज करते हैं, किसके लिए, कॉटन मिल वर्कर्स को इकट्ठा करते हैं, और वे वहां पे भी एक सत्याग्रह आंदोलन करते हैं, ठीक है। दी रॉलेट एक्ट इम्बोल्डन विद दिस सक्सेस, इन जो इनको सक्सेस मिली थी, इन सक्सेस से उत्साहित होकर, इम्बोल्डन का मतलब उत्साहित होकर, उस उत्साह में कौन सी सक्सेस, तो दोस्तों जो जहाँ पे 1917 में जो बिहार में चंपारण में उन्होंने स्ट्रगल किया था, जो वहाँ पे आंदोलन किया था ना, वहाँ पे इनको सफलता मिल गई। फिर उसके बाद खेदा डिस्ट्रिक्ट में भी उनको सफलता मिल जाती है, फिर उसके बाद अहमदाबाद में भी सफलता मिल जाती है। यानी कि जहाँ पे जो प्लांटेशन सिस्टम था, तो वहाँ पे जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी, उन्होंने उसने पाया कि जो प्लांटर्स हैं वो उनकी गलती है, वो लोग जो है शोषण कर रहे हैं किसका, किसानों का। तो उन्होंने रूल लाया कि अब ऐसा नहीं है, अब यहाँ की जो किसान है वे अपने मन मन मुताबिक जो है खेती करेंगे, मतलब जो उनके मन में आएगा वही लगाएंगे, और जिसके मन में आएगा कि वो इंडिगो की खेती करेंगे प्लांटर्स के लिए, वो कर सकते हैं। बट जो पेमेंट होगा वो अच्छा खासा पेमेंट होना चाहिए, कम पेमेंट नहीं होगा। और फिर उसके बाद जब ये जाते हैं खेदा डिस्ट्रिक्ट में, यहाँ पे भी तो गवर्नमेंट ने बिल पास किया कि जो रेवेन्यू कलेक्शन है उसको थोड़ा सा कम कर दिया जाए, मतलब जो बिल्कुल नहीं दे पाएंगे उनको माफ कर दिया गया, और जो दे पा रहे थे मतलब थोड़ा देना था, बाकी जो मतलब एलिजिबल थे देने के लिए, मतलब जो मतलब समर्थ थे, वो मतलब बड़े लोग जो थे, वे उनको बोला गया कि वे दे सकते हैं, उनको मतलब देना था, ठीक है, मतलब एक रिलैक्स कर दिया गया। ऐसा नहीं था कि पूरी पूरी तरीके से माफ कर दिया गया, स्टैंडर्ड के हिसाब से। मान लो जो बहुत ज्यादा गरीब है उसको एकदम कर दिया, कम कर दिया गया, जो मिडिल क्लास का है उसको देना था, और जो हायर क्लास का था ज्यादा पैसे वाला। और जो अहमदाबाद में जाते हैं वहां पे भी इनका जो वर्किंग कंडीशन होता है मिल वर्कर्स का, वो भी सही हो जाता है।
अब इन्होंने 3 जगह हमने क्या किया, क्या देखा दोस्तों, 3 जगह गांधी जी ने क्या किया, आंदोलन किया, 3 जगह इनको सफलता मिल जाती है। तो गांधी जी के माइंड में एक आइडिया आता है, क्या 1919 में गांधी जी ने एक डिसीजन लिया क्या कि इस अब जो रॉलट एक्ट प्रपोज किया गया, जो पास हुआ है रॉलट एक्ट 1919 में, उसको उसके अगेंस्ट में एक नेशन वाइड सत्याग्रह जो है कि लॉन्च किया जाए। ठीक है, यानी गांधी जी ने सोचा कि अभी हमने लोकल वाइज मतलब कि छोटे छोटे स्टेट में, अब यूं बोल सकते छोटी छोटी जगहों पे जाकर जो स्ट्रगल किया सफलता मिली, क्यों ना इस स्ट्रगल को या इस आंदोलन को नेशन वाइड किया जाए, यानी कि पूरे राज्य मतलब पूरे पूरे देश में कर दिया जाए। तो 1919 में गांधी जी ने डिसाइड किया, वह जो रॉलट एक्ट पारित किया गया है उसके अगेंस्ट में नेशन वाइड सत्याग्रह लॉन्च करेंगे। ठीक है, तो दोस्तों ये जो रॉलट एक्ट था ना, ये रॉलट एक्ट जब पास हुआ, इसके हिसाब से जो लोगों का बेसिक जो फंडामेंटल राइट्स है उसको कर्व कर लेता है ब्रिटिश गवर्नमेंट, यानी कि लोगों का जो फंडामेंटल राइट था, जो उनका अधिकार था, उसको खत्म कर देता है। तो इस एक्ट को दोस्तों जल्दबाजी में इंपेरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल के द्वारा पास किया गया था। और यहाँ तक कि जो अपोजिशन में, यूनाइटेड अपोजिशन में जो इंडियन मेंबर्स थे, वे नहीं चाहते थे इस एक्ट को पास किया जाए, उसके बावजूद भी इंपेरियल लेजिस्लेटिव जो काउंसिल थी उसने इसको पास कर दिया। ठीक है, अब इसके पास होने से गवर्नमेंट को इनॉर्मस पावर मिल जाता है, हद से ज़्यादा शक्तियाँ मिल जाती हैं कि पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ को रिप्रेस कर सकती है, और किसी भी पॉलिटिकल प्रिजनर को वह बिना मुकदमा चलाए 2 साल तक जेल में रख सकती है। मतलब बिना मुकदमा चलाए उसको 2 साल के अंदर कोई पॉलिटिकल प्रिजनर है उसको अंदर रख सकती है। ठीक है, तो दोस्तों इस प्रकार के जो अनजस्ट लॉ थे, इस प्रकार के जो अन्यायपूर्ण लॉ थे, उसके अगेंस्ट में गांधी जी चाहते थे एक नॉन वायलेंट सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट हो, आंदोलन हो। ठीक है, यानी इस प्रकार के अनजस्ट लॉ के अगेंस्ट में महात्मा गांधी जी एक नॉन वायलेंट सिविल डिसओबीडियंस चाहते थे, जो कि 6 अप्रैल को एज ए हड़ताल शुरू होना था। तो दोस्तों वेरियस सिटीज़ में रैलीज ऑर्गेनाइज की जाती हैं। जो मजदूर थे वे, रेलवे वर्कशॉप के जो मजदूर थे वे कहाँ पे चले जाते हैं, स्ट्राइक पे चले जाते हैं, और जो दुकानें होती हैं बंद कर दी जाती हैं। इस प्रकार के पॉपुलर अपसर्ज से चिंतित होकर, और कहीं जो लाइन ऑफ कम्युनिकेशन है जैसे कि रेलवे टेलीग्राफ या डिसरप्ट ना हो जाए, मतलब ये सर्विसेज में बाधा ना आ जाए, ब्रिटिश गवर्नमेंट इससे डर कर, जो ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन था, जो अंग्रेजों की सरकार थी, वह डिसाइड करती है कि वह क्लैम्प डाउन कर देगी नेशनलिस्ट को, मतलब नेशनलिस्ट को रिप्रेस करना स्टार्ट कर देती है ब्रूटल मेजर यूज करके। ठीक है, लोकल लीडर्स थे, स्थानीय जो नेता थे, उनको उठा लिया जाता है अमृतसर से। ये कहाँ की बात हो रही, अमृतसर की बात हो रही, देखना है अमृतसर की बात हो रही है, पंजाब। ठीक है, तो लोकल लीडर्स को उठा लिया जाता है, और महात्मा गांधी पे बैन लगा दिया जाता है कि महात्मा गांधी जो है कि दिल्ली में एंटर नहीं कर सकते, उनको पाबंदी लगा दी गई। और 10 अप्रैल को क्या होता है दोस्तों, जो अमृतसर में पुलिस थी, अमृतसर की जो पुलिस थी, उसने एक पीसफुल प्रोसेसन जा रहा था शांतिपूर्वक से, मतलब एक सत्याग्रह का जुलूस जा रहा था, उस पर इन्होंने फायर कर दिया। इससे क्या होती है, जो भीड़ होती है पूरा पागल हो जाती है, पूरा लोग गुस्से में आ जाते हैं, बैंक पे, पोस्ट ऑफिस पे और रेलवे स्टेशन पे हमला कर देते हैं, जितनी भी सरकारी बिल्डिंग है तो वो हमला कर देते हैं। अब इस वजह से क्या किया गया दोस्तों, मार्शल लॉ इम्पोज कर दिया गया। क्या इम्पोज किया गया, मार्शल लॉ। और जब मार्शल लॉ इम्पोज किया गया, इसका कमांड किसको दिया गया, जनरल डायर को। ये बहुत बड़ा चुट्टा था, इसके अंदर तो दिल था ही नहीं। अब इसके बारे में देखेंगे, जनरल डायर। तो मार्शल लॉ क्या था दोस्तों, मार्शल लॉ के अकॉर्डिंग किसी भी एक जगह पे 2 से 3 लोग इकट्ठे नहीं हो सकते। ठीक है, किसी भी जगह पे 2 से 3 लोग या 4 से 5 लोग इकट्ठे नहीं हो सकते। या अगर मार्शल पहले के टाइम में, मतलब अंग्रेजों के टाइम में, अगर मार्शल लॉ किसी एरिया में इम्पोज कर दिया गया, मान लो अमृतसर में इम्पोज कर दिया गया, मार्शल लॉ लगा दिया गया, इस एरिया में 3 से 4 लोग, 2 से 3 लोग एक जगह पे इकट्ठे नहीं हो सकते थे। तो 13 अप्रैल को क्या होता है, इन फेमस जो जलियांवाला बाग इंसिडेंट होता है वह 13 अप्रैल को होता है। तो दोस्तों 13 अप्रैल को हुआ क्या था, इस दिन दोस्तों जो जलियांवाला बाग जो जलियांवाला बाग इनक्लोज ग्राउंड था ना, वहाँ पे बहुत बड़ी क्राउड इकट्ठी होती है। मतलब इनक्लोज ग्राउंड का मतलब कि वह चारों साइड से इनक्लोज था, केवल 2 से 3 उसमें इंटेंस थे। ठीक है, मतलब 2 से 3 वहाँ पे डोर लगे थे, बाकी वह क्या था, इनक्लोज्ड ग्राउंड था। तो 13 अप्रैल को जो जलियांवाला बाग ग्राउंड था, वहाँ पे एक बहुत बड़ी संख्या में लोग वहाँ पे इकट्ठा होते हैं। अब बात आती है कि क्या सारे लोग इसके विरोध में आए थे, किसके विरोध में, न्यू रिप्रेसिव मेजर, यानी जो जो मार्शल लॉ इम्पोज हुआ था उसके विरोध में। देखो उसमें कुछ ही लोग दोस्तों, कुछ ही लोग मार्शल, जो गवर्नमेंट ने मार्शल लॉ इम्पोज किया था उसके अगेंस्ट में प्रोटेस्ट करने के लिए आए थे, केवल कुछ लोग। ऐसा नहीं था कि पूरी भीड़ ही
मार्शल लॉ जो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने पास किया था उसका विरोध करने वहाँ पे प्रोटेस्ट के लिए आई थी। ऐसा नहीं था, केवल कुछ ही लोग मार्शल लॉ के अगेंस्ट में वहाँ पे प्रोटेस्ट करने आए थे। बाकी जो बचे सारे लोग थे दोस्तों, वे बेचारे आए थे एनुअल बैसाखी फेयर को अटेंड करने के लिए। जो बैसाखी फेयर होता है सिख लोगों का एक फेस्टिवल होता है दोस्तों, तो उसी फेस्टिवल को वो देखने के लिए या उसी फेस्टिवल को अटेंड करने के लिए आए थे। क्योंकि वे सिटी के आउटसाइड से आए थे, रूरल एरियाज से आए थे, तो वे बेचारे इससे अभी अनअवेयर थे, मतलब उनको पता भी नहीं था कि इस एरिया में दोस्तों मार्शल लॉ इम्पोज कर दिया गया है। ठीक है, उनको पता भी नहीं चला, उनको पता भी नहीं था कि जिस एरिया में वो खड़े हैं अमृतसर वाले, इस एरिया में जलियांवाला बाग जो था यहाँ पे मार्शल लॉ इम्पोज कर दिया गया। उनको पता भी नहीं था क्योंकि वो बहुत दूर दूर से गाँव से आए थे। उसके बाद ये चुट्टा डायर इंटर करता है उस एरिया में। शैतान जैसे इंटर करता है, जितने एग्जिट पॉइंट थे उनको ब्लॉक कर देता है, एग्जिट पॉइंट को ब्लॉक कर देता है और अपने सैनिकों के साथ उस क्राउड पे ओपन फायर कर देता है, अंधाधुंध गोलियां चला देता है। मतलब सोचो अगर कोई एक इंसान होगा ऐसे कैसे मार सकता है किसी को। मतलब निहत्थे लोग थे, निहत्थे लोग थे वहां पे, किसी के हाथ में हथियार नहीं था, सारे लोगों पे अंधाधुंध गोलियां चला देता है। इससे क्या होता है, कई सौ लोगों की मृत्यु हो जाती है। कुछ बच्चे थे, कुछ औरतें थी, कुछ बुजुर्ग लोग थे, कई सौ लोग वहां पे उनकी हत्या कर दी जाती है। और बाद में जब उससे पूछा जाता है, किससे, जनरल डायर से, कि तूने ऐसा क्यों किया, तो उसने क्या बोला, उसने बोला कि जो सत्याग्रही हैं उनकी माइंड में वह डर बैठाना चाहता था, एक फीलिंग ऑफ टेरर डालना चाहता था। ठीक है, यानी उनको डराना चाहता था। अब जैसे ही ये जलियांवाला बाग मैसकर का जो खबर था, जो इसकी न्यूज़ थी फैलती है, क्राउड जो नॉर्थ इंडियन टाउन्स थे वहाँ की जो क्राउड से जो लोग थे सड़कों पे आ जाते हैं। काफ़ी सारी स्ट्राइकें होती हैं, पुलिस के साथ क्लैश होता है और उसके बाद जितनी भी गवर्नमेंट बिल्डिंगें थी लोग उस पर अटैक करने लगते हैं। गवर्नमेंट ने रिस्पॉन्ड किया इसके बजाय, मतलब गवर्नमेंट को लोगों को शांत कराना चाहिए, ब्रूटल डिप्रेशन यूज़ किया, लोगों का दमन किया, इसको दबाने के लिए लोगों पे मतलब बहुत अत्याचार किए। और अत्याचार में क्या कर रही थी, अत्याचार में दोस्तों लोगों को ह्यूमिलिएट कर रही थी, उनको अपमानित कर रही थी और टेरराइज कर रही थी। ठीक है, और जितने भी सत्याग्रही थे उनको पकड़ा जाता था, उनको अपनी नाक को, मतलब सत्याग्रही की नाक को रब किया जाता था, मतलब नाक रगड़ने पर, मतलब ग्राउंड पे नाक रगड़ने पर मजबूर किया जाता था। और क्रॉल ऑन द स्ट्रीट, क्रॉल मतलब रेंग कर चलना, जैसे यहाँ पे देख लो, उनको गलियों में रेंग कर चलाया जाता था। ठीक है, और जितने भी सिपाही दिखते थे उनको उनसे जबरदस्ती सैल्यूट मराया जाता था, सलाम कराया जाता था। ठीक है, तो लोगों पे दोस्तों कोड़िए जो है कि कोड़े बरसाए गए। और विलेजेस, कौन से विलेज, अराउंड गुजरावाला इन पंजाब, जो कि अभी पाकिस्तान में, जहाँ पे बॉम्बिंग कर दी जाती है, वहाँ पे बम मार दिया जाता है। ठीक है, इस प्रकार का वायलेंस जब गांधी जी ने देखा, गांधी जी बिल्कुल अलग थे। ठीक है, तो जब इस प्रकार का वायलेंस उन्होंने देखा, क्योंकि अपने ही लोग मर रहे थे, गांधी जी की यानी हमारे अपने लोग ही, अपने ही भाई बहन वहाँ पे मर रहे थे, तो गांधी जी ने क्या डिसाइड लिया, गांधी जी ने डिसाइड लिया कि इस प्रकार का जो वायलेंस है मैं उसको वापस लेता हूँ। जैसे यहाँ पे देख सकते हो जनरल डायर के जो सैनिक हैं, ये लोग, एक बेचारा है, इसको देखो कि क्या क्रॉलिंग करा रहे हैं गलियों में, मतलब अपने अंगूठे पे क्या है चल रहा है। ठीक है, तो दोस्तों जो रॉलेट सत्याग्रह था वह एक वाइड स्प्रेड आंदोलन था, यानी हर जगह फैला हुआ आंदोलन था। बट इसके बजाय भी यह जो आंदोलन था, रॉलेट सत्याग्रह जो आंदोलन था वह केवल और केवल सिटीज और टाउन्स तक ही लिमिटेड था। इस वजह से महात्मा गांधी जी फील करते हैं, यानी कि उनको लगता है कि अब जो है कि एक और ज्यादा मोर ब्रॉड बेस्ड मूवमेंट, इंडिया में मोर ब्रॉड बेस्ड आंदोलन लॉन्च करने की जरूरत है। ठीक है, बट एक चीज से वे सर्टेन थे, यानी श्योर थे कि इस प्रकार का जो मूवमेंट है, इस प्रकार का जो आंदोलन है, वह केवल और केवल हिंदूज और मुस्लिम को एक साथ लाकर ही ऑर्गेनाइज किया जा सकता है। ठीक है, यानी कि उन इस बात से वे श्योर थे कि इस प्रकार का आंदोलन बिना हिंदू और मुस्लिम को एक साथ लाए ऑर्गेनाइज नहीं किया जा सकता है। तो इस प्रकार वन वे ऑफ डूइंग दिस ही फेल्ट वाज टू टेक अप द खिलाफत इशू। तो हुआ क्या था, सारे लोग आ गए थे, मुस्लिम में भी कुछ लोग आए थे बट सारे लोग नहीं थे। तो मुस्लिम लोगों को लाने के लिए उनको क्या लगता है कि हम खिलाफत इशू को उठाते हैं। तो खिलाफत इशू क्या था दोस्तों, कि जब फर्स्ट वर्ल्ड वार खत्म होता है वहां पे ऑटोमन टर्की की हार हो जाती है। किसकी, ऑटोमन टर्की की। तो एक रूमर फैलता है, एक अफवाह फैलती है कि ऑटोमन टर्की पे जो एक हार्श पीस ट्रीटी इम्पोज किया जा रहा है। ऑटोमन एम्परर जो है द स्पिरिचुअल हेड ऑफ द इस्लामिक वर्ल्ड, इस्लामिक वर्ल्ड के जो स्पिरिचुअल हेड है द खलीफा, खलीफा पे एक हार्श ट्रीटी इम्पोज की जानी है। तो खलीफा की टेम्पोरल पावर को डिफेंड करने के लिए एक खिलाफत कमेटी बनाई जाती है बॉम्बे में मार्च 1919 में।
और मुस्लिम ब्रदर्स जैसे कि मोहम्मद अली, शौकत अली जैसे और यंग जनरेशन के मुस्लिम लीडर्स थे, वे जो है कि महात्मा गांधी जी के साथ बैठते हैं, मीटिंग करते हैं और यह सोचते हैं कि किस प्रकार से इस इश्यू पे जो एक्शन लेना है, उस एक्शन में लोगों को किस प्रकार से यूनाइट किया जाए, यानी कि उस आंदोलन में लोगों को किस प्रकार से इकट्ठा किया जाए, किस प्रकार से यूनाइट किया जाए। ठीक है, तो गांधी जी इसको एक अपॉर्चुनिटी के रूप में लेते हैं, एक अवसर के रूप में लेते हैं कि एक ऐसा अवसर कि इस यूनाइटेड मूवमेंट में मुस्लिम भी आ जाए, यानी कि पहले तो मुस्लिम नहीं आए थे, अब उसको अवसर के रूप में ले लेते हैं कि अगर हम खिलाफत इशू को मुस्लिमों के लिए लड़ दें तो इस अंग्रेजों के खिलाफ जो हमारी लड़ाई है उसमें मुस्लिम जो भाई हैं हमारा साथ दे देंगे। इन ये इसे एक अपॉर्चुनिटी के रूप में लेते हैं। ठीक है, तो कांग्रेस का जो कलकत्ता सेशन होता है, कलकत्ता जो अधिवेशन होता है सितंबर 1920 में, तो यहाँ पे महात्मा गांधी ने दूसरे नेताओं को इस बात पर एग्री कर लिया, राजी कर लिया, कन्विंस कर लिया कि खिलाफत आंदोलन के सपोर्ट में या खिलाफत आंदोलन के समर्थन में और स्वराज के लिए एक नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को स्टार्ट किया जाना चाहिए। ठीक है, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट यानी कि असहयोग आंदोलन जो है कि लॉन्च किया जाना चाहिए। वाई नॉन कॉपरेशन? नॉन कॉपरेशन ही क्यों? तो दोस्तों गांधी जी की एक बुक है हिंद स्वराज। हिंद स्वराज में महात्मा गांधी जी लिखते हैं, क्या लिखते हैं? वे यह लिखते हैं कि इंडिया में अंग्रेजों ने अपना रूल इस्टेब्लिश कर लिया केवल और केवल इंडियंस की कॉपरेशन की वजह से, कॉपरेशन यानी सहयोग की वजह से। बोलते हैं कि इंडिया में जो अंग्रेजों का रूल इस्टेब्लिश हुआ वह केवल इंडियन की सहयोग की वजह से हुआ, और अभी अंग्रेजों का जो रूल है वह सर्वाइव कर पा रहे हैं, अंग्रेज सर्वाइव कर पा रहे हैं यानी कि रूल कर पा रहे हैं केवल और केवल इंडियंस के सहयोग की वजह से। अगर इंडियंस कॉपरेट करने से मना कर दें, इनकार कर दें, यानी सहयोग ना करें, तो जो ब्रिटिश का रूल है, अंग्रेजों का जो शासन हुआ है, विदिन अ ईयर, एक साल के अंदर क्या होगा? कोलैप्स हो जाएगा और सारे लोगों को स्वराज मिल जाएगा। ठीक है, और दोस्तों किस प्रकार से जो नॉन कॉपरेशन हुआ एक मूवमेंट बनता है, किस प्रकार से एक आंदोलन बनता है? गांधी जी प्रपोज दैट द मूवमेंट शुड अनफोल्ड इन स्टेज। गांधी जी चाहते थे जो है यह जो आंदोलन है स्टेज बाय स्टेज होना चाहिए। जैसे कि पहला स्टेज की लोगों को जो टाइटल्स मिले हैं ब्रिटिश गवर्नमेंट द्वारा, जो अवार्ड मिला है उसको सरेंडर कर देना चाहिए, उसको वापस कर देना चाहिए अंग्रेजों को। ठीक है, और जो सिविल सर्विसेज हैं, आर्मी, पुलिस, कोर्ट्स, लेजिस्लेटिव काउंसिल, स्कूल्स और फॉरेन गुड्स, इनका बॉयकॉट कर देना चाहिए। मतलब इनको जो है कि बहिष्कार कर देना चाहिए। बॉयकॉट का मतलब द रिफ्यूजल टू डील एंड एसोसिएट विद पीपल, यानी कि कोई भी लोग इनकी कोई सिविल सर्विसेज ना यूज करें, आर्मी में न जाए, पुलिस में न जाए, कोर्ट में न जाए, लेजिस्लेटिव काउंसिल में जाए, और फॉरेन गुड का यूज ना करें, स्कूल में ना जाए, सारी चीजें छोड़ दें। ठीक है, और बोलते हैं कि अगर इसके बाद गवर्नमेंट जो है रिप्रेशन का रास्ता अपनाती है, रिप्रेशन यूज करती है, तो उसके बाद एक फुल सिविल डिसओबीडियंस कैंपेन चलाया जाएगा, लॉन्च किया जाएगा। तो और क्या होता है, 1920 की गर्मियों में महात्मा गांधी जी और शौकत अली ये जो एक्सटेंसिवली टूर करते हैं, हर जगह पे इंडिया में हर जगह जाते हैं। ठीक है, मोबिलाइज और उस आंदोलन के लिए लोगों का सपोर्ट जो है कि मोबिलाइज करते हैं। और दोस्तों कांग्रेस के अंदर भी ना लोग चिंतित से, इस प्रपोजल को लेकर चिंतित से। कौन से प्रपोजल को लेकर? जो बायकॉट करने वाले प्रपोजल से, जो गांधी जी ने बोला था कि इनको बायकॉट कर दिया जाए, इस क्योंकि अब कांग्रेस पार्टी बड़ी थी। ठीक है, तो कांग्रेस पार्टी के अंदर भी काफी सारे ऐसे लोग भी थे, काफी सारे लोग ऐसे भी थे जो कि इस प्रपोजल से चिंतित थे। वे नहीं चाहते थे, क्या नहीं चाहते थे कि जो काउंसिल का इलेक्शन शेड्यूल किया गया नवंबर 1920 में, उस काउंसिल का इलेक्शन वे बॉयकॉट नहीं करना चाहते थे, और उनको डर था कि इस आंदोलन की वजह से एक पॉपुलर वायलेंस हो सकता है। ठीक है, इन द मंथ बिटवीन सितंबर एंड दिसंबर देयर वाज एन इंटेंस टसल विद इन द कांग्रेस। तो दोस्तों सितंबर से दिसंबर के बीच में कांग्रेस के अंदर एक बहुत ही इंटेंस टसल रहा, लोगों में तनातनी रही। ठीक है, और कुछ टाइम के लिए तो ऐसा लगा कि इनका कोई मीटिंग पॉइंट ही नहीं है, यानी कि जो आंदोलन को सपोर्ट कर रहे हैं और जो आंदोलन का विरोध कर रहे हैं, इन दोनों का मिलने का कोई पॉइंट ही नहीं है, ये लोग इनमें समझौता हो ही नहीं सकता। ठीक है, बट फाइनली जो कांग्रेस का सेशन होता है, कांग्रेस का जो अधिवेशन होता है नागपुर में दिसंबर 1920 में, इससे एक कॉम्प्रोमाइज निकल के आता है, यानी एक समझौता होता है, एंड द नॉन कॉपरेशन प्रोग्राम वाज अडॉप्टेड। जो नॉन कॉपरेशन प्रोग्राम था उसको अडॉप्ट कर लिया जाता है। ठीक है, अब यह जो आंदोलन था दोस्तों किस प्रकार से अनफोल्ड किया जाना था इस आंदोलन को, यानी कि यह आंदोलन किस प्रकार से आगे बढ़ता है, और इस आंदोलन में कौन लोग पार्टिसिपेट करते हैं, हाउ डिड डिफरेंट सोशल ग्रुप्स कंसीव ऑफ द आइडिया ऑफ नॉन कॉपरेशन। और जो सोसाइटी के या जो डिफरेंट सोसाइटी के ग्रुप थे, समाज में डिफरेंट जो लोग थे, डिफरेंट सेक्शन के लोग थे, वे जो नॉन कॉपरेशन का आइडिया था उसको किस प्रकार से वे समझते हैं। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं दी बॉयकॉट ऑफ फॉरेन क्लॉथ जुलाई 1920 लोग
फॉरेन क्लॉथ का यहाँ पे बायकॉट कर रहे हैं। फॉरेन क्लॉथ वाज सीन एज सिंबल ऑफ वेस्टर्न इकोनॉमिक एंड कल्चरल डोमिनेशन। तो जो फॉरेन क्लॉथ था उसको सिंबल माना जाता था किसका, वेस्टर्न इकोनॉमिक और कल्चरल डोमिनेशन का।